नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री में क्लास 8th की बुक हम कवर कर रहे हैं और आज इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद। इससे पिछले अध्याय में अपने भारत की आज़ादी तक की कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि भारत आज़ाद हो गया, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इस देश के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थीं, कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थीं जिनका समाधान किया जाना बहुत ज़रूरी था। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इससे हमको एक आइडिया लगेगा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और एक रोड मैप आपके दिमाग में तैयार होगा कि हम इस अध्याय के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया। विभाजन होने के बाद में सबसे पहली समस्या भारत के सामने जो आई थी वो थी शरणार्थियों की समस्या, क्योंकि लगभग 80 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत की तरफ आ गए थे। तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, उनकी जीविका के लिए कुछ साधन तलाशना, ये एक बड़ी चुनौती थी भारत के सामने। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी रियासतें थीं जो स्वतंत्र रूप से जो अपना शासन था वो चला रही थी। जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत को इंटीग्रेट करने के लिए इन रियासतों का भारत में विलय होना भी बहुत ज़रूरी था। तो रियासतों के एकीकरण की भी बड़ी समस्या थी, इसका भी समाधान किया जाना था। और एक समस्या ये भी थी कि भारत की आर्थिक स्थिति इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि आपको पता है कि जितना धन धान्य, जितनी संपदा थी वो अंग्रेज़ों ने भारत से लूट करके ब्रिटेन पहुंचा दी थी। भारत का शोषण किया गया था। तो भारत मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा समृद्ध नहीं था कि वो एकदम से अपनी पूरी शासन व्यवस्था को बड़ी आसानी से संभाल सके। जब भारत आज़ाद हो गया तो जाहिर सी बात है कि भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत थी, कुछ कानूनों की ज़रूरत थी, यानी एक संविधान बनाए जाने की आवश्यकता थी। क्योंकि प्रशासन अब ब्रिटेन के द्वारा नहीं चलाया जाना था, प्रशासन अब भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाना था। तो इसके ऊपर भी जो है विचार किया जाना आवश्यक था। तो इस वाले पार्ट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरे वाले पार्ट में हम चर्चा करेंगे नए संविधान की रचना के विषय में। इसके बाद में एक और समस्या उठ कर के सामने आती है भारत के कि क्योंकि आपको पता है भारत विविधताओं वाला देश है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं और बोलियाँ भारत में बोली जाती हैं। तो एक समस्या थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो है वो प्रबल हो जाती है और उसके पूरे इस क्रियान्वयन के दौरान काफ़ी सारी जगहों पर आंदोलन भी होते हैं, ठीक है, उपद्रव भी होते हैं। तो उसको किस तरीके से हैंडल किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भारत को विकसित स्थिति में ले जाने के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के लोगों के विकास के लिए योजनाएं किस तरीके से बनाई गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में, और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो आपको समझना भी चाहिए, वो ये है कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं। 75 सालों के बाद भी हम किन मायनों में आज़ाद हैं, वास्तविक रूप से हम किन किन चीज़ों में स्वतंत्र हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर के हम चले थे, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था और हमने जिन मूल्यों और जिन उद्देश्यों को लेकर के इस विकास पथ पर चलना प्रारंभ किया था, तो उसको हम वास्तविक रूप में प्राप्त कर पाए हैं या नहीं, या किस हद तक उस कार्य में हम सफल हो पाए हैं, इस पर थोड़ा सा एक यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सभी टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक नया और खंडित राष्ट्र। आज़ादी के बाद की समस्याओं में सबसे पहली समस्या थी कि 80 लाख शरणार्थी जो हैं वो पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके रोजगार की व्यवस्था करना भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके साथ साथ रियासतें थीं, जैसा कि मैं आपको भी बता चुका हूँ। उन रियासतों के एकीकरण की भी समस्या थी। लोगों की आशा और आकांक्षाओं को अच्छी तरह व्यक्त करने वाली एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने की भी आवश्यकता थी। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब उसकी जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, लगभग 34.5 करोड़ थी, 34.5 करोड़। और इस 34.5 करोड़ की आबादी में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग पहनावे थे, अलग अलग खान पान के तरीके थे, अलग अलग उनके काम धंधे करने के तरीके थे। तो इतनी डाइवर्सिटी वाले देश को, इतनी विविधता वाले देश को एक राष्ट्र के रूप में
इंटीग्रेट करने की, संगठित करने की, ऑर्गेनाइज करने की जो एक समस्या थी, एक चुनौती थी, वो भारत के सामने यहाँ पर देखी गई। इस 34.5 करोड़ की आबादी में जहाँ आप ये देख रहे थे कि बहुत सारी जातियाँ थीं, बहुत सारे समुदाय थे, धर्म थे, भाषाएं, पहनावे, खान पान, संस्कृतियाँ, इसकी अधिकतर जनसंख्या जो थी वो रूरल थी, ग्रामीण थी। और आजीविका के लिए वे सारे लोग ज़्यादातर, उसमें से अगर बात की जाए तो कृषि पर निर्भर थे। और कृषि की जो निर्भरता थी वो किस पर थी? बारिश पर थी। तो अगर जैसे बारिश अगर ठीक ठाक हो गई है तो फसल ठीक ठाक हो जाती थी, और किसी कारणवश बारिश आवश्यकता से कम हुई या आवश्यकता से अधिक हो गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो फसल चौपट हो जाया करती थी। और फसल चौपट होने से केवल ऐसे लोगों का नुकसान नहीं होता था जो कृषक वर्ग में आते थे या कृषि के ऊपर डिपेंड थे, उसके साथ साथ समाज के जो अन्य कामगार थे, समाज के जो अन्य वर्ग थे, उनकी आमदनी पर भी संकट आ जाता था। जैसे नाई हो गए, बढ़ई हो गए, बुनकर हो गए, ठीक है, इनका सीधा सा रिलेशन इससे बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज के जो अन्य कामगार वर्ग थे ये समाज के मुख्य वर्ग पर निर्भर थे। मुख्य वर्ग यहाँ पर मैं किसको कह रहा हूँ? कृषक वर्ग को कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे बुनकर हो गए तो बुनकर तभी उनको रोजगार मिल पाएगा, तभी बुनकरों को काम मिल पाएगा जब कपास की फसल अच्छी होगी, और कपास की फसल बर्बाद हो गई तो बुनकरों के लिए काम कहीं ना कहीं यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। तो ये समस्याएं थीं। तो भारत के लिए एक चुनौती थी कि खेती की उपज को बढ़ाया जाए, और खेती की उपज को बढ़ाने के साथ साथ उद्योगों का निर्माण किया जाए, ये आवश्यकता थी। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को केवल खेती के माध्यम से या केवल कृषक क्षेत्र में लगा करके उनको संपूर्ण रूप से रोजगार नहीं दिया जा सकता था। तो यहाँ पर एक आवश्यकता थी कि खेती का तो विकास करना ही करना है, कृषि का तो विकास करना ही करना है, इसकी उपज को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उद्योगों के निर्माण की भी ज़रूरत थी। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है नए संविधान की रचना, मेकिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच में तकरीबन 300 भारतीयों ने देश की राजनीतिक भविष्य के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया। ये विचार विमर्श भारत के संविधान की रचना को लेकर था। संविधान सभा की जो बैठकें होती थीं वो दिल्ली में होती थीं। काफ़ी प्रयासों के बाद में और सभी लोगों के सामूहिक सहयोग के बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो जाता है। हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जिन लोगों की भी आयु 21 वर्ष से ज़्यादा हुआ करती थी उनको मत देने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया था। ज़रूरी चीज़ ये है जो हमको जाननी चाहिए कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की जो पॉपुलेशन थी, जनता थी, उनको यह अधिकार, कौन सा अधिकार? मत देने का अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया था। जब आप क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ब्रिटेन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इधर फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो मत देने का अधिकार था, पब्लिक को वोट देने का अधिकार था, वो एक साथ नहीं दिया गया। तो भारत इस चीज़ में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, नीति निर्माताओं ने, कि सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है यहाँ पर प्रदान किया गया। सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। और संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका यानी संसद की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा जो है वो निचली जातियों के सदस्यों के लिए तय किया जाए। मतलब एक तरह से रिजर्वेशन वाला जो मामला था वो यहाँ पर फिक्स किया गया। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ, मतलब जिन्हें प्राचीन समय में अछूत माना जाता था, जिनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उनके साथ साथ आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति वाला जो समुदाय था, उसको भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर देखी गई। केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई और इससे एक जो है सॉल्यूशन निकल करके आया शक्तियों के विभाजन का। और शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत 3 सूचियों का निर्माण किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो है मामले जो होते थे यानी जो भी विषय होते थे उनका बंटवारा कर दिया गया। केंद्र सूची में ऐसे विषय होते थे जिन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी, उन पर निर्णय ले सकती थी, और इसमें प्रमुख रूप से टैक्सेशन वाला जो सिस्टम था, कराधान वाला, रक्षा मामले जितने भी थे, विदेश मामले जो थे, वो सारे केंद्र सूची में रखे गए।
राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को रखा गया। हालांकि वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पर शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। तो ऐसे मामलों को राज्य सूची में रखा गया, जैसे शिक्षा, एजुकेशन और आपका हेल्थ सिस्टम जो है, यानी ये राज्यों की जिम्मेदारी थी कि अपने राज्य के जितने भी नागरिक हैं, अपने राज्य के जितने भी लोग हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस पर काम करने का जो उत्तरदायित्व था वो राज्यों को दिया गया। समवर्ती सूची ये एक ऐसी सूची थी जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते थे। इसमें वन और कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों को रखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भारत के संविधान के निर्माण में बड़ा ही जो है महान माना जाता है। ये 1891 से लेकर के 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। संविधान की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, जो कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा के आखिरी भाषण में इन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है। मतलब इनका यह मानना था कि भारत आज़ाद हो गया और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही यानी केवल इस पर ही काम करने से भारत का भला नहीं हो सकता है, भारत का समुचित रूप से विकास नहीं हो सकता है, भारत के सभी लोगों को इससे फ़ायदा नहीं मिल सकता है। भारत के लोगों का फ़ायदा, भारत के लोगों का विकास इसमें है कि राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित हो ही चुका है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी लोगों को जो है एक तरह से अवसर मिले, आर्थिक रूप से भी लोगों में समानता का जो भाव है वो देखा जाए, और सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना हो। ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर तीखी बहस हुई थी, और ये बहस किसको लेकर थी? राजभाषा को लेकर के। हिंदी को राजभाषा और अदालतों, सेवाओं, राज्यों के बीच में संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का लास्ट में फैसला होता है। ठीक है, हिंदी को किसका दर्जा दिया गया था? राजभाषा का दर्जा दिया था, और बाकी के जितने भी काम थे, कोर्ट्स में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सरकारी सेवाएं हैं, या राज्यों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके लिए अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल का यहाँ पर डिसीजन लिया गया था। हिंदी को राजभाषा जो है बना दिया गया। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? देखिए, इसकी कहानी थोड़ी पीछे से चल के आएगी। 1920 के दशक में कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा, जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो उसके बाद में प्रत्येक भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी लोग चाहते थे कि उनकी भाषा के आधार पर उनके लिए एक अलग राज्य की व्यवस्था कर दी जाए। 1920 के दशक में कांग्रेस ने इस तरह का आश्वासन भी दे दिया था कि आज़ादी तक का इंतज़ार करें, आज़ादी के बाद में प्रत्येक भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत बना दिया जाएगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की नीति का विरोध किया गया। कांग्रेस ने जो आश्वासन दिया था लोगों को या अन्य पार्टियों को, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस मुकरने लग जाती है। मतलब जब आज़ाद होता है भारत या आज़ादी की तरफ बढ़ता है, तो इस चीज़ का विरोध होने लग जाता है कि भाषाई आधार पर अलग प्रांतों की व्यवस्था कहीं ना कहीं देश का विभाजन कर देगी और हम देश को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हम सोच के चल रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र हो, भारत में एक एकता की भावना हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ? गैर हिंदी भाषी राज्यों में असंतोष हो गया। असंतोष किस बात को लेकर हुआ कि कांग्रेस ने पहले तो आश्वासन दे दिया कि जो अलग अलग भाषाएँ हैं उसके आधार पर सभी को अलग अलग प्रांत घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने जो है विषय की गहराई को समझा, मामले को समझा कि इस तरीके से अगर भाषा के आधार पर सभी प्रांत अलग अलग कर दिए गए तो कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा हो सकती है। तो जिससे गैर हिंदी भाषी राज्य, मतलब ऐसे राज्य जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती थी, उनमें कहीं ना कहीं असंतोष की भावना जो है पनप गई। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बाप जो होता है वो अपने बच्चे को किसी चीज़ का आश्वासन दे दे कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेकर के आऊँगा, और फिर जब देने का समय आए तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से मुकर जाए तो बच्चा थोड़ा सा कैसा हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसी तरह की चीज़ जो है गैर हिंदी भाषी राज्यों में देखी गई। 1952 में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में चुनाव प्रचार के दौरान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए तो लोगों ने विरोध के स्वरूप उन्हें काले झंडे भी दिखाए, और वो इसी विरोध में थे कि उन्होंने जो है किसकी आश्वासन दिया था कि भाषा के आधार पर हम उनके प्रांतों का गठन करेंगे, लेकिन इस चीज़ से कहीं ना कहीं
वो बाद में सहमत नहीं दिखे, तो इस वजह से उनका विरोध किया गया। पोट्टी श्रीरामुलु का नाम इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आंध्र राज्य के गठन की मांग के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 58 दिन तक इन्होंने अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद में और पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद में कहीं ना कहीं दंगे भड़कने लगे, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सरकार को कहीं ना कहीं विवश होकर के उनकी जो मांग थी वो माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। मतलब उस टाइम पर जब इसका गठन हुआ था तब इसको आंध्र के नाम से जाना जाता था, आंध्र प्रदेश इसको बाद में कहा गया, ठीक है। तो आंध्र राज्य का गठन हो जाता है और ये आप याद रखेंगे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य जो था वो कौन सा था, आंध्र ही था। अन्य राज्यों द्वारा भी अलग अलग राज्यों को बनाने की मांग यहाँ पर उठाई जाती है, क्योंकि आंध्र राज्य का गठन जिस तरीके से हुआ तो अन्य जो भाषी राज्य थे, अन्य भाषाओं वाले जो क्षेत्र थे, वो भी अपना अलग राज्य बनाने की मांग करने लगे। तो इसके लिए फिर एक आयोग आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 में इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट करी जाती है, सौंपी जाती है। और उस रिपोर्ट में क्या क्या प्रमुख बातें थी उनको देख लेते हैं कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु इन भाषाओं वाले प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिले और प्रांतों की सीमा तय कर दी जाए। उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र से कई राज्य जो है अलग अलग बनाए गए। जैसे उत्तर भारत का जो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें कई सारे राज्य जो है बनाए गए। 1960 में मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 राज्यों में बांट दिया गया, क्योंकि जो मुंबई प्रांत था उस टाइम पर मुंबई प्रांत में 2 अगर भाषाओं के आधार पर देखें तो एक वर्ग ऐसा था जो मराठी भाषा बोलता था, एक वर्ग ऐसा था जो गुजराती भाषा बोलता था। तो जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे वो मुंबई उनके लिए फिक्स कर दिया गया और गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य गुजरात बना दिया गया। इसी तरीके से हरियाणा राज्य अस्तित्व में आता है 1966 में। ये पंजाब वाला क्षेत्र था। पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा राज्य आया, क्योंकि इसमें भी 2 तरह की भाषाएं बोली जाती थी। कुछ लोग पंजाबी भाषा बोलते थे और कुछ लोग हरियाणवी बोलते थे। जो हरियाणवी बोलते थे उनको अलग करके हरियाणा राज्य बना दिया गया और पंजाबी तो उधर थे ही थे। तो 1966 में पंजाब से अलग होकर के जो है हरियाणा अलग राज्य बन जाता है। विकास की योजनाएं बनाना, 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन होता है, योजना आयोग जिसको कहा जाता है। अभी वर्तमान में इसको नीति आयोग कहा जाता है, योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका प्रमुख कार्य था आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नीतियों का निर्माण करना, पॉलिसीज़ को फॉर्म करना। इसके साथ साथ हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके काम करता है, एक दूसरे को सहयोगात्मक जो है भावना के साथ में यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है हमारे देश में अपनाया गया। 1950 में योजना आयोग के गठन के बाद में 51 में पहली पंचवर्षीय योजना जो है लाई जाती है और इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है, क्योंकि भारत की सबसे पहली प्रॉब्लम ही यही थी कि भारत का जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो मेन फोकस किया गया था वो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर किया गया था। 1956 में दूसरी 5 ईयर प्लान आता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। इसमें भारी उद्योगों पर और विशाल बांध परियोजनाओं पर जोर दिया गया और काफ़ी सारे कारखाने इस टाइम पर खुले। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में जो खुला था वो कहीं ना कहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की ही देन था और ये जो है सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह, जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था, मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था और उसके बाद में भारत को आज़ादी मिली। 1945 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपने गठन के प्रारंभिक दौर में थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ और शक्तिशाली देश जो थे उनके बीच में कंपटीशन पैदा हुआ, प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो वैचारिक टकराव थे वो गहरे होते चले गए। इसके फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर के सैन्य गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य जो थे वो ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और इसी रूपरेखा का
जो कह सकते हैं विदेश नीति की जो हमारी रूपरेखा थी, इसका मूल आधार था गुट निरपेक्ष आंदोलन। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों। किन सैनिक गठबंधनों में शामिल न होने की बात करी जा रही थी? क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में जो टकराव थे वो बढ़ते चले जा रहे थे, तो ग्रुप बन गया भाई। कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जो अमेरिका के पक्ष में थे, कुछ ऐसी कंट्रीज़ थे जो सोवियत यूनियन के पक्ष में थे, जिसको आज रूस के नाम से जाना जाता है। तो ये गुट बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। भारत क्या था? भारत ये कहना चाहता था कि इस तरीके के गुटों में शामिल न हो, क्योंकि इस तरीके के गुटों में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां आगे के समय में बिगड़ने की संभावना रहेगी। लेकिन गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या बिल्कुल कह सकते हैं न्यूट्रल बना रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब ये था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, मतलब जो किसी देश का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना करें, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत संगठनों के बीच में सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, लेकिन विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। बेशक भारत इस नीति को फॉलो कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको काफ़ी सारे जो है ऐसे संघर्ष देखने पड़े, जैसे कि चाइना से वॉर हुआ, इसके बाद में पाकिस्तान से दो युद्ध हुए। ठीक है, तो इस नीति पर चलते हुए भी कि किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, भैया अपने तरीके से काम करना है, अपने देश की तरक्की पर जोर देना है, अपने देश के विकास पर जोर देना है। तो चीज़ें बदली आगे जा कर के और भारत को 2-3 युद्धों का सामना भी करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे जो देश थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। अब एक प्रश्न आता है राष्ट्र के 75 वर्षों के बाद। देखिए, भारत जो है अभी एक है, यानी भारत को जब आज़ादी मिली तो पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र से अलग हो गया, लेकिन भारत वर्तमान में एक है। तब से लेकर के वो अपनी एकता को उसने बनाए रखा है और अपनी लोकतांत्रिक राह पर भी ये चल रहा है। तो ये जो उपलब्धि है भारत की, ये गर्व करने लायक है, निसंदेह इस पर हमें गर्व करना चाहिए। अब तक 17 आम चुनाव भी हो चुके हैं। यहाँ एक स्वतंत्र प्रेस है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता राष्ट्रीय एकता की राह में अभी तक रुकावट नहीं बन पाई है। मतलब बेशक हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बेशक हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदायों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी एक कह सकते हैं नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता है, उसकी राह में किसी भी प्रकार का रोड़ा न तो इन भाषाओं ने पैदा किया, न किसी धर्म ने पैदा किया। ठीक है, वो बात अलग है, आप न्यूज़ चैनल पर जो देखते रहते हैं वो तो कहीं ना कहीं अलग ही कहानी चल रही है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता राष्ट्रीय एकता की राह में अभी तक रुकावट नहीं बन पाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बाद भी अछूत समुदाय, जिनको दलित के नाम से जानते हैं आप, हिंसा और भेदभाव से जूझ रहा है। बेशक संविधान ने सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया है, छुआछूत का विरोध किया है, उसके लिए कानून भी बने हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात स्वीकार करने योग्य है कि देश के विभिन्न भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भी जो निम्न जातियों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। और ऐसी चीज़ें आपको समाचार पत्रों में और जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें देखने को मिलती रहती हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों में आए दिन टकराव भी होते रहते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। अमीर और गरीब का फासला जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि देश प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन ये एक जो समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि समाज का जो अमीर वर्ग है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है, समाज का जो गरीब वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है। तो एक जो गैप है इन लोगों के बीच में वो जो है बढ़ता चला जा रहा है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से अगर देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये लाइन बहुत समझने की है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना तो उस हिसाब से देखें और उसकी कसौटियों के हिसाब से देखें और उनकी उम्मीदों के हिसाब से देखें तो भारत ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित नहीं करी है। लेकिन ये भी सच है कि जिन कसौटियों को लेकर के वह अपनी विकास यात्रा पर चला था उनमें वह असफल भी नहीं हुआ है, विफल भी नहीं हुआ है। ठीक है,
तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है 8th क्लास की बुक आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में 9th क्लास हम स्टार्ट करेंगे। वैसे ये मतलब इस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि 9th क्लास जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। और अगर देखा जाए तो चाहे यूपीपीसीएस की बात करें, प्री मेंस दोनों को मिलाएं, यूपीएससी की भी बात करें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ पाता है। तो एक बार मैं ये सोच रहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री को बीच में से स्किप कर दिया जाए, क्योंकि 9th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, 10th में भी विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, 11th क्लास में भी है, फिर 12th क्लास में आपकी 3 किताबें हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिस तरीके से आपने क्लास 6 से स्टार्ट किया तो 6 में आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा, 7th में आपने मेडाइवल पढ़ा, 8th में आपने मॉडर्न पढ़ा। अभी जो आप ख़त्म कर रहे हैं ये आप आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे थे। उधर आप जब 12th क्लास की तरफ जाएंगे तो पहला पार्ट जो होगा वो एंशिएंट से रिलेटेड होगा, प्राचीन भारत से, दूसरा पार्ट आपका मध्यकालीन भारत से, और तीसरा पार्ट जो होगा क्लास 12th की बुक का वो आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ होगा। 9th, 10th और 11th क्लास की जो बुक्स हैं ये कहीं ना कहीं मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, विश्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और आप चेक भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी चेक करें, मेंस के जो पेपर हुए हैं उनमें भी देखें। खास करके GS 1 में ही इतिहास पूछा जाता है, तो GS 1 में जो इतिहास के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, विश्व इतिहास के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस पर मैं आप लोगों की राय भी चाहता हूं कि क्या मैं 9th क्लास से चीज़ें आगे के लिए कंटिन्यू करूं या सीधा 12th क्लास की जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की किताबें हैं उनको आपको कवर कराऊं। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि बेशक 9, 10th और 11th से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो छूट ही जाती हैं, फिर वो उनको पटरी पर नहीं लाया जाता है। कि जैसे मान करके चलिए मैं इतिहास की NCERTs आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, इनको मैं कंप्लीट आपको जब करा दूंगा तो उसके बाद में मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चला जाऊंगा या कोई और चीज़ आपको बताने लग जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो बीच में चीज़ें छूटेंगी तो वो छूट ही जाएंगी। तो मेरा मानना ये है कि जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री की ज़रूरत है वो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ ले, ठीक है, या वैसे भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि विश्व इतिहास जो है बेशक प्रश्न नहीं आते, लेकिन भारतीय इतिहास में खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का समय होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको समझने के लिए आपको विश्व इतिहास को भी समझना पड़ेगा, विश्व इतिहास के बारे में भी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, उसमें आपस में एक इंटर रिलेशन देखने को मिलता है। तो मैं जो अगर अपने मत के अनुसार बोलूं या मैं अपने विवेक के अनुसार बोलूं तो मैं ये करने वाला हूं कि 9th, 10th और 11th को बहुत ही क्रिस्प तरीके से, मतलब बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही कम शब्दों में, मतलब एक चीज़ आपको पता चल जाए कि भाई इन किताबों में दे क्या रखा है, 9th क्लास में क्या दे रखा है, 10th में क्या दे रखा है, 11th में क्या दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार से चीज़ों को न समझते हुए, कि जैसे मान करके चलिए हम 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं रूस की क्रांति के बारे में, तो रूस की क्रांति के जो पूर्वकालिक कारण थे वो क्या थे, किस तरीके से वो एक फील्डिंग तैयार हुई क्रांति की, कारण क्या थे उसके, ठीक है, और जब रूस की क्रांति हुई तो उसके बाद में उसके क्या क्या प्रभाव हुए, आगे किस तरह की चीज़ें हुई, किस तरह की घटनाएं हुई, उनके बारे में जानना, मतलब एक मोटा मोटा जो एक रोड मैप है वो आपको बता दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हम स्किप तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार में भी नहीं जाएंगे, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बड़े ही कह सकते हैं कम शब्दों में और बहुत ही कम टाइम में उन चीज़ों को कवर करते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है विश्व इतिहास में, क्योंकि चीज़ें उतनी ही पढ़ो जितनी पेपर में आती हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन वहाँ से पूछा ही नहीं जाता है सर, क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो मेरा मन उसको छोड़ने का नहीं है। हालांकि प्रश्न नहीं आएगा, मैं ये भी बता रहा हूँ, आप लोग स्किप कर सकते हैं, प्रश्न वहाँ से नहीं आएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको जो भी 9th है, 10th है, 11th उसको पढ़ते ही चलें, लेकिन उसको कम समय दें, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि समय को बहुत ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चीज़ें भी आपको पता चल जाएं और हमारा समय भी जो है वेस्ट ना हो, इस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा हूँ। बाकी आपके जो सुझाव हैं, विचार हैं, वो आमंत्रित हैं, आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।